इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में जितने भी प्रावधान हैं, जो भी नियम है टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, वो सब अपन ने देख चुके हैं। अब अपना जो मुख्य कार्य है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पीपी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी, उससे अपनी प्रैक्टिस होगी। और यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, इस तरह की क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है कि श्री रवि जैन इंदौर में एक निजी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्य करते हैं। ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो गए। 1 जनवरी 2014 से उनका वेतनमान दे रखा है। तो आपको निम्न सूचनाएं और दे रखी है। प्रोविडेंट फंड में उनका अनुदान 14% है, उतना ही नियोक्ता कर रहा है। महंगाई भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह है जो सेवा शर्तों में है। 3 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 500 रुपये पर मंथ प्रति बच्चा दे रखा है। नगर क्षतिपूर्वक भत्ता 1500 रुपये प्रति मंथ दे रखा है। नौकर चौकीदार आदि की नियुक्ति उन्होंने कर रखी है जिनका मासिक वेतन 250 रुपये प्रत्येक का है जो नियोक्ता भुगतान कर रहा है। दिसंबर 19 में उनको 1 माह का उपार्जित अवकाश के बदले नगद पैसा मिला है। नियोक्ता 12,000 रुपये का चिकित्सा व्यय का पुनः भरण किया है। उपचार निजी अस्पताल में कराया गया है। पैसे के कर की राशि 1,000 का भुगतान नियोक्ता ने किया है। उन्हें एक मकान की सुविधा दी गई है जिसका उचित किराया 9,000 रुपये प्रति माह है। उन्हें 80,000 की लागत का जो फर्नीचर है जिसका अभिलिखित मूल्य 55,000 है नियोक्ता द्वारा दिया गया है। एक मोटर कार 2 लीटर की है, चालक सहित सुविधा दी गई है। वो जो उसका यूज है ऑफिस और निजी कार्यों के लिए हो रहा है। 1 फरवरी 2020 को नियोक्ता ने कार बेच दी है तथा कार के समस्त व्यय नियोक्ता वहन कर रहा है। इनका वेतन अगले महीने की पहली तारीख को देय होता है। हर महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ में 1 को दी होती है। इसका मतलब ये अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि 1 मार्च को जो ड्यू होगी वो सैलरी 1 अप्रैल को जो ड्यू होगी उसके आधार पर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए उनका जो वर्किंग नोट बनाकर इनकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करें। अगर अपन बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 14 को उनका जो आएगा वेतन, क्योंकि पे स्केल दे रखी है 37,000, 1,500 और 67,000, तो 37,000 इनकी 1 अप्रैल 14 को, 1 अप्रैल 15 से इनकी 1 साल तक रहेगी 38,500, 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा। फिर 1 जनवरी 2016 को इनकी हो जाएगी 40,000। फिर 1 जनवरी 17 को इनकी हो जाएगी 41,500 और उसके बाद 1 जनवरी 18 को इनकी हो जाएगी 43,000 और 1 जनवरी 2019 को इनकी हो जाएगी 44,500। ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी 2020 को इनकी हो जाएगी 46,000। अब अपने को जो सैलरी लेनी है वो लेनी है मार्च टू फरवरी, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को देनी होगी। तो अपन जो बेसिक लेंगे इनकी वो किस हिसाब से लेंगे कि अपन मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो मार्च से लेके 1 जनवरी 2019 से इनका वेतन 44,500 है। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 44,500 रहेगी। जनवरी से 46,000 रहेगी। 44,500 अपन 10 महीने की लेंगे। 44,500 इंटू 44,500 इंटू 10 महीने, ये हो जाएगी 4,45,000 और 2 महीने की लेंगे इनकी 46,000, 2 महीने की हो जाएगी 96,000। तो इसको मिलाइए तो ये हो जाएगी 5,37,000।
5,37,000 की बेसिक सैलरी आ जाएगी। अब इनको इसके अलावा और क्या मिल रहा है देखिए, सबसे पहले बेसिक के बाद DA ले लीजिए, क्योंकि क्रम अपने को ये रखना है बेसिक, DA और कमीशन पहले ये हो तो पहले इनको लिखना चाहिए, क्योंकि जब मीनिंग ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब इनकी जो DA मिल रहा है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ इंटू 12 महीने का 1,20,000, और ये सेवा शर्तों में है, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में देते समय ध्यान रखें। तीसरा इनको मिल रहा है जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, उसमें 14% अनुदान कर रहे हैं। तो बेसिक सैलरी प्लस DA ये मिलाकर होते हैं 6,57,000, 6,57,000 रुपये बेसिक हो रहे हैं। इसका लेंगे क्योंकि 12% ऑफ सैलरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो नियोक्ता का अनुदान है वो 12% तक कर मुक्त होता है, तो इन्होंने 14% दे रखा है। तो जो एक्सेस है वो है 2%, तो अपन 2% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ सैलरी का मीनिंग 5,37,000 प्लस 1,20,000, तो ये हो गए 6,57,000। तो 6,57,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 13,140, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो 13,140 टैक्सेबल होगा। अब इसके अलावा देखिए और क्या नियोक्ता से उनको मिल रहा है। तो चौथा अमाउंट देखिए, अब इनको मिल रहा है महंगाई भत्ता हो गया, 3 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस जो है वो उनको 3 बच्चों का मिल रहा है, और पर मंथ मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। 500 × 12 ये तो हो गया 6,000 एक बच्चे का, और मिल रहा है इनको 3 बच्चे का, तो 6,000 × 3 18,000। अब ये तो रिसीव्ड अमाउंट है, ये क्या है रिसीव्ड, उसमें लेस करेंगे एग्जेम्प्ट। तो जो एजुकेशन अलाउंस है वो 200 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, और खाली 2 बच्चों का होगा, तो इसका मतलब एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये, 100 रुपये पर मंथ होगा। 100 × 12 1,200 रुपये, और 2 बच्चों का 2,400। ये 2,400 एग्जेम्प्ट कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 15,600। तो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट करेंगे, ये हो गया एजुकेशन अलाउंस। इसके बाद इनको मिल रहा है नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, जिसको कहते हैं CCA, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, और ये पूरा टैक्सेबल होता है। तो 1,500 × 12 महीने का, तो ये 18,000 रुपये टैक्सेबल होता है। ये आ गया CCA। तो 5 चीज़ें हो गई, अलाउंसेज, एजुकेशन अलाउंस और सिटी कंपनसेशन अलाउंस। अब नेक्स्ट देखिए, अब बाकी जो सुविधाएं दे रखी है उनको लेने से पहले एक चीज़ और है कि उन्हें 1 महीने की पालित अवकाश के बदले नगद पैसा प्राप्त हुआ है, और ये सेवा में रहते हुए मिला है, रिटायरमेंट की बात नहीं है, अभी रिटायर नहीं हुआ है, और दिसंबर 19 में मिला है जो गत वर्ष में आ रहा है, तो ये पूरा टैक्सेबल होगा। तो लीव एनकेसमेंट अमाउंट, लीव एनकेसमेंट का जो पूरा पैसा है 54,500 रुपये, ये पूरा टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से ये 6 अमाउंट तो आगे अपने। अब देखिए इनको कर्मचारी को नियोक्ता से सुविधाएं मिल रही है। अगर उन सुविधाओं को अपन देखते हैं तो क्या क्या सुविधाएं देखिए, एक तो नौकर, फराश और चौकीदार की सुविधा दी जा रही है नियोक्ता द्वारा। पर मंथ 250 रुपये प्रत्येक को दे रहे हैं, हर को, मतलब नौकर को 250, फराश को 250 और चौकीदार को 250, तो 750 रुपये पर मंथ हो गए। अब ये नियोक्ता, ये जो कर्मचारी है ये विशिष्ट कर्मचारी है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है
क्योंकि उनकी बेसिक ही 50,000 से ज़्यादा है, यानी जो मौद्रिक कर योग्य वेतन है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो ये कर्मचारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और इसलिए ये सुविधा कर योग्य होगी जितना भुगतान नियोक्ता करेगा। तो ये फैसिलिटी ले लीजिए 7 नंबर, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, और तीन है इसमें, सर्वेंट, स्वीपर और वॉचमैन। स्वीपर और वॉचमैन, इन तीनों का मिलाकर 250 रुपये पर मंथ है। तो 250 रुपये के हिसाब से 3,000 साल का हो गया और 3 सर्वेंट है इसमें, तो ये कुल मिला के 9,000 रुपये तीनों। ये पूरा सुविधा टैक्सेबल होगी। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स पेड बाई, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर, ये इसको अपन सुविधा के रूप में, परक्विजिट्स के रूप में लेंगे, क्योंकि नियोक्ता भुगतान कर रहा है, कर्मचारी का दायित्व है और नियोक्ता भुगतान कर रहा है। तो ये भुगतान आ रहा है, कर का भुगतान 1,000 रुपये। इसकी डिडक्शन मिलेगा जो अपन ग्रॉस सैलरी के बाद में घटाएंगे। अब इसके अलावा देखिए इनको और क्या सुविधा है। ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स हो गया। अब इनके मकान की सुविधा और कार की सुविधा है। तो मकान की सुविधा का मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मकान की सुविधा के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी निकालें, और मकान की सुविधा किस रूप में दी जा रही है। ये जो रेंट फ्री हाउस है इसका वैल्यूएशन कर रहा है अपन, रेंट फ्री हाउस। तो रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करने के लिए, चूंकि कर्मचारी को ये सुविधा नियोक्ता दे रहा है और आपको क्वेश्चन में इस मकान का उचित किराया दिया हुआ है, वास्तविक किराया नहीं, इसका मतलब ये किराए पे नहीं लिया हुआ है। कहने का मतलब ये मकान नियोक्ता का है और फर्नीचर की सुविधा भी साथ में दी है, तो ये फर्निश्ड हाउस हो गया। ठीक है, इसके अलावा 80,000 का फर्नीचर लगा रखा है जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 55,000 है, लेकिन जब वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैलकुलेट करेंगे तो मूल लागत काम आएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू से मतलब नहीं है, उचित किराए से कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए दिया है कि मकान नियोक्ता का है। तो अब अपन इसका वैल्यू करने के लिए ये जो इंदौर में काम कर रहा है और जनसंख्या 27 लाख से ज़्यादा है, तो 25 लाख से ज़्यादा है, इसलिए वैल्यूएशन जो करेंगे वो मूल वेतन का, मूल मीनिंग ऑफ सैलरी जो आ रही है उस मीनिंग ऑफ सैलरी का 15% लेंगे। तो 15% ऑफ सैलरी का 15। अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक आएगी, तो बेसिक कितनी है 5,37,000। उसके बाद डीए आएगा क्योंकि सेवा सत्तों में 1,20,000। प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा। एजुकेशन अलाउंस आएगा जो टैक्सेबल है वो है 15,600। फिर सीसी आएगा जो कि टैक्सेबल है, ये भी 18,000। इसके अलावा जो बाकी तो सुविधा दे रखी है और एक दे रखा है पीएल एनकेसमेंट। तो पीएल का जो एनकेसमेंट है 54,500। इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। अब बाकी सब सुविधाएं हैं, सुविधाओं को शामिल नहीं करना है, तो ये टोटल करेंगे अपन। तो इसकी जो टोटल आएगी वो आएगी 7,45,100 रुपये। 7,45,100 रुपये। इसका 15% कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1,11,765। 1,11,765 ये आएगी। अब इसमें ऐड करेंगे फर्नीचर की सुविधा का मूल्य, तो ऐड कर देते हैं वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की सुविधा 10% लेते हैं ऑफ कॉस्ट,
तो लागत है 80,000 और 80,000 का 10% 8,000। ये 8,000 ऐड करेंगे तो 1,19,765 रुपये। ये मकान की सुविधा का मूल्य आ जाएगा। तो ये आप उसमें इनकम में ले लें। तो वैल्यू ऑफ हाउस फर्निश्ड हाउस कैसे लिखें? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस कैसे लिखें? इसका मूल्यांकन आ गया 1,19,765। अब देखिए कार की सुविधा इनको मिल रही है। नेक्स्ट देखिए वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी जो है वो उनको 2000 सीसी की 2000 लीटर की कार है और नियोक्ता ही इसके खर्चे वहन कर रहा है और इसका यूज ऑफिस और निजी दोनों कार्यों के लिए है। तो 2400 रुपये तो कार की वैल्यू का जाएगा और ड्राइवर सहित है इसलिए 900 जोड़ेंगे तो 3300 रुपये पर मंथ आएगा। लेकिन ये सुविधा कार की उनको फरवरी तक ही दी गई है, 1 फरवरी से इनसे ले ली गई है। तो जनवरी तक कितने महीने होते हैं? क्योंकि अपन जो फरवरी में छोड़ी है, ये कार की जो सुविधा है वो दी जा रही है 1 फरवरी को नियोक्ता ने कार भेज दी है। तो फरवरी और मार्च का नहीं आएगा, तो फरवरी का नहीं आएगा क्योंकि अपने को वहाँ तक ही देना है। तो 11 महीने की फैसिलिटी उनको मिली। तो 11 महीने कितने हैं? मार्च से लेकर जनवरी तक 11 महीने। 33,000 और 3,000 ये आ जाएगा 36,000 और 300, 36,300। ये कार की फैसिलिटी आ गई। इसमें 2400 प्लस 900 ये मिला के 3300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो अब ये सारी इनकम आ गई, इसको ऐड करेंगे अपन तो ये आएगी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी आएगी 9,36,305, 9,36,305 रुपये ये आएगी। 9,36,305 इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 धारा 16 में पहला तो आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आएगा 50,000 क्योंकि ग्रॉस सैलरी से और इसमें से जो कम हो 50,000 कम हो। सेकेंड इन्होंने जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया था वो 1,000, तो ये 51,000 रुपये यहाँ पर लेस हो जाएंगे। जब 51,000 लेस होंगे तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 8,85,305 ये आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो आप घर पर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मिलाएंगे।